हेलो एवरीवन, हम आईबीसी 2016 में आज बात करेंगे सेक्शन 15 की। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्शन 13 के अंदर हमने बात की थी कि एजुकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन को एडमिट करते ही कौन से एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने दी थी, मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर देता है। और मॉरेटोरियम डिक्लेयर करने के साथ पहले आईआरपी को अपॉइंट किया जाएगा। आईआरपी अपॉइंट होने के 3 डेज के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट 2 न्यूज़पेपर के अंदर दिया जाएगा। ये हमने पढ़ा था किनसे, पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट सीआईआरपी। किसकी सीआईआरपी चल रही है सर? कॉर्पोरेट डेटर की। तो जो कॉर्पोरेट डेटर की जो सीआईआरपी कमेंस हो गई है उसके बारे में पब्लिकली इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर बताना पड़ेगा कि सीआईआरपी हैज बीन कमेंस्ड। तो आज हम क्लास के अंदर बात करने वाले हैं कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट 2 न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश्ड होगा, इस पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या होगा ये अपने को पता है। ये हमें पता है सर, बहुत इजी है। अपने आप बना सकते हो कि पब्लिक अनाउंसमेंट अनाउंस द पब्लिक। किसके बारे में? अबाउट द कॉर्पोरेट डेटर, अबाउट द सीआईआरपी। तो जो सीआईआरपी जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है कॉर्पोरेट डेटर की, उसके बारे में सबको इन्फॉर्म करना है। तो पब्लिक को क्या इन्फॉर्म करोगे इन्फॉर्म? सबसे पहले तो ये इन्फॉर्म किया जाएगा किसकी सीआईआरपी चल रही है, कॉर्पोरेट डेटर की। उसका नाम और पता बताओ। दैट इज द विप्रो, अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो विप्रो का नाम आ जाएगा नेम मतलब विप्रो नाम मतलब नेम ऑफ द कंपनी, इज विप्रो। और इसका एड्रेस मुंबई, जो भी है। समझ में आ रही है सब बात बिल्कुल। तो पहला पॉइंट आ जाएगा अपना नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। नेम एंड द एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इज बापू कौन है? ये जो कॉर्पोरेट डेटर इज विप्रो लिमिटेड है, इस बापू मतलब कौन सी अथॉरिटी के अंदर ये रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, कहाँ पैदा हुआ, कैसे जन्म लिया, कौन सी अथॉरिटी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, कौन सी अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड है। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आप पब्लिक को जो इन्फॉर्म कर रहे हो, बता दिया ये कॉर्पोरेट डेटर विप्रो है जिसका इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो गया है। तो इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जिनका पैसा बनता है, पैसा मांगो तो क्लेम कब तक? 15 से 20 साल के अंदर। कभी भी सर क्या मजाक कर रहे हो? वही तो बोल रहा हूँ, 15-20 साल तो नहीं दिया जाएगा, टाइम पीरियड दिया जाएगा ना, वो तो अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा होगा? लास्ट डेट होगी आपको कब तक क्लेम सबमिट करना है। ये क्लेम कहाँ सबमिट किया जाएगा? सर कहीं भी सबमिट कर दो, ऐसे थोड़ी होगा भैया। कॉर्पोरेट डेटर को सबमिट करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट डेटर के लिए आपने किसी को अपॉइंट किया था, क्या अपॉइंट किया था बेटा? मैंने बोला था ना कि पब्लिक अनाउंसमेंट तो बाद में आता है, उससे पहले आईआरपी अपॉइंट हो जाता है। माना कि सेक्शन 15 पहले, सेक्शन 16 अपन बाद में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन पहले आईआरपी अपॉइंट होगा, बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट होगा। तो पहले आईआरपी अपॉइंट हो गया तो उस आईआरपी का नाम बताना पड़ेगा। कौन है आईआरपी? कौन है? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो सबसे पहले क्या होगा? आईआरपी जो आपने अपॉइंट किया है, जहां पे क्लेम को सबमिट किया जाएगा, 2 बातें। लास्ट डेट ऑफ क्लेम बताना पड़ेगा कि आप कब तक क्लेम सबमिट कर सकते हो। ये क्लेम कहां सबमिट किए जाएंगे? आईआरपी के पास। समझ में आ रही बात? सर बिल्कुल आ रही बात समझ में। सर अब तो क्रेडिटर्स को लगेगा मैं भी मांग लेता हूं, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हमने बोला भैया ये तो लास्ट डेट है क्लेम सबमिट करने की, आईआरपी के पास आप क्लेम सबमिट करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आपने कोई क्लेम यदि गलत सबमिट किया तो पेनल्टीज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है, यदि आपने फॉल्स इनकरेक्ट कोई भी क्लेम यदि आपने मांगा तो। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब जानना चाहते हैं पब्लिक, है सीआईआरपी कितने दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। हमेशा एक आदत डालो, जितना कम हो सके उतना कम पढ़ाई करो। मेरी बातें जनरली किसी को डाइजेस्ट नहीं होती। क्या बोल रहा हूँ बेटा? मैं बहुत अलग हूँ, आई एम टोटली डिफरेंट। मुझे पता है कोई टीचर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी आपकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं आया हुआ जो बोलता है बेटा कम पढ़ो। मैं बोलता हूँ बहुत कम पढ़ो, पढ़ के गधे बन जाओगे। पढ़ाई कुछ नहीं करती, इंसान को बर्बाद कर देती है।
कुछ बच्चे सदमे में आ गए होंगे, अभी दारू वारू पी के तो नहीं आया ना, नहीं भैया मैं दारू नहीं पीता, मजाक करता था, दारू वारू बेकार चीज़। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि आप बहुत ज़्यादा यदि पढ़ोगे, यदि आपका पूरा फोकस यदि पढ़ने में होगा तो आप रट्टू तोता बन जाओगे। हमें रट्टू तोता नहीं बनना, हमें लॉजिकल बनना है, हमें लॉजिकल बनना है, थिंकर बनना है, सोचना बनना है, सोचते रहना है। सोचना बनना नहीं होता, स्लिप हो जाता है वर्ड, सोचते रहना है, थिंकर बनना है, लॉजिकल बनना है, एनालिटिकल पावर लेके आना है। तो इन सबके लिए चाहिए क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, जब भी कोई यदि सब्जेक्ट पढ़ो तो डायरेक्टली मत पढ़ा करो, पहले सोचा करो इसमें क्या होना चाहिए, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करो। क्या डेवलप करो? थिंकिंग कैपेबिलिटीज। क्योंकि जब तक थिंकिंग कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं होगी तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये मत पढ़ने लग जाए आपको पब्लिक अनाउंसमेंट में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैंने बहुत बच्चों से सुना, सर मैंने 3 बार पढ़ लिया, मैं भूल गया। मैंने बोला 1 बार पढ़ लिया, कभी नहीं भूला। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आपने कोई कंटेंट पढ़ा होगा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, कभी याद ही नहीं रहता। वो इसलिए याद नहीं रहता, आप जस्ट रीड करते हो, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हम चाहे 2 घंटे कम पढ़ ले, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे 2 घंटे कम पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जब भी मैं पढ़ाई करूंगा, जब भी मैं स्टडी स्टार्ट करूंगा, मेरा इन्वॉल्वमेंट 100% नहीं 500% होगा। ज्यादा घंटे इन्वॉल्व होने की जगह, ज्यादा घंटे इन्वॉल्व होने की जगह आपका पूरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि ज्यादा घंटे नहीं पढ़ना, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेके आना है। आपको हर समय ये सोचना है कि ये पॉइंट कैसे बना। जैसे कि अपने बिना पढ़े अपने आप पॉइंट बना लिया कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट जो 2 न्यूज़पेपर के अंदर जो पब्लिश होगा, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी, और इट विल बी इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो मैंने 2 न्यूज़पेपर बताए थे, फॉर्म नंबर ए बताया था, ये सब कहाँ दिया हुआ है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रेगुलेशंस। वो अपने सिलेबस के अंदर इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं कवर करता नहीं हूँ। लेकिन यस, ये समझ में आ गया होगा, सेक्शन 15 पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड होगी। राइट डाउन फर्स्ट। Yeah, now we come to section 16 of IBC 2016. ये सेक्शन 16 क्या कहता है? कहानी तो स्टार्ट 13 में ही हो गई थी। 13 में ही 3 चीजें थी। 14 मॉरेटोरियम, पब्लिक अनाउंसमेंट, IRP का अपॉइंटमेंट। सेक्शन 13 में आ गया था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब एप्लीकेशन को एडमिट करती है, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है, तब मॉरेटोरियम को डिक्लेयर करेगी, एज वेल एज अर्लियर पहले IBC 2016 के अंदर प्रोविजन था 14 डेज के अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर, 14 डेज के अंदर IRP को अपॉइंट करना पड़ता है। नाउ 28 दिसंबर 2019 को देयर इज ए अमेंडमेंट, और वो अमेंडमेंट ये है कि जो IRP जो अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट हो रहा है, IRP जो अपॉइंट होगा वो विद इन 14 डेज के अंदर अपॉइंट नहीं होगा। जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होगी, कौन सी डेट, ICD इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, कौन सी डेट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, दैट इज अ डेट जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन को एडमिट कर रही है। तो जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करेगी तभी वो मॉरेटोरियम डिक्लेयर करेगी, एज वेल एज IRP भी अपॉइंट हो जाएगा। मतलब देयर इज ए चेंजेस। पहले 14 डेज के अंदर IRP को अपॉइंट करना पड़ता था, अब इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट पे ही IRP क्या होगा, अपॉइंट होगा। IRP अपॉइंट कौन करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 2 पॉइंट है। IRP कौन अपॉइंट करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी IRP अपॉइंट करेगी, और जो IRP अपॉइंट किया जाएगा, कब अपॉइंट किया जाएगा, ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। कौन सी डेट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, राइट। और पहले क्या था, विद इन 14 डेज, वो चेंज हो गया, देयर इज ए अमेंडमेंट। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो IRP अपॉइंट किया जा रहा है कब तक रहेगा, तुम्हारा वक्त कितना है, तुम्हारा टेन्योर कितना है।
तो ये आईआरपी जब तक रहेगा जब तक कि आरपी नहीं आता, जब तक कि रिप्लेस नहीं हो जाता। नाम ही इंट्री में, जब तक कि फाइनल कोई बंदा अपॉइंट ना हो जाए। फाइनल बंदे को क्या बोला? आरपी बोला। तो फाइनल बंदे को हमने आरपी बोला, तो इसको हमने क्या बोला? इंट्रीम। तो ये इंट्रीम आईआरपी जो आपने अपॉइंट किया ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ये कब तक टेन्योर रहेगा? जब तक आरपी अपॉइंट नहीं हो जाता। जब तक आरपी अपॉइंट नहीं हो जाता, आईआरपी का जो भी टेन्योर है दैट विल बी कंटिन्यू एंड कंटिन्यू। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आईआरपी इसका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कैसे होगा, ये कैसे अपॉइंट होगा? तो प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी ये आपको दिया हुआ है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 से लेके सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। 3 सबसेक्शन के अंदर ये पूरा प्रोसेस आपका कवर्ड है, जो अपन चार्ट के फॉर्म में याद करेंगे। ये जो आईआरपी जो अपॉइंट होता है ये प्रपोज्ड होता है, याद करना। इसकी कहानी पुरानी है, पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी थी कि जब आईआरपी को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उससे पहले जब एप्लीकेशन दी जाती है, क्योंकि आईआरपी तो बाद में अपॉइंट किया जाएगा जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करेगा। उससे पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर ने या ऑपरेशनल क्रेडिटर ने या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने क्या किया होगा? एप्लीकेशन दी होगी। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट तो आरपी को प्रपोज करते ही हैं। याद करना, जब हमने सेक्शन 9 पढ़ा था, जब मैंने बताया था ऑपरेशनल क्रेडिटर, ध्यान से बेटा, जब ऑपरेशनल क्रेडिटर किसको एप्लीकेशन दे रहा था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे रहा था, उसमें हमने लिखा था एप्लीकेशन के साथ में प्रपोज आरपी। मतलब जरूरी नहीं है कि आरपी प्रपोज करे, वो आरपी प्रपोज कर भी सकता है। कौन? ओसी ऑपरेशनल क्रेडिटर, सेक्शन 9 इज 9। उसको मैंने क्या किया? डिफरेंट केस के अंदर कवर कर लिया। अपन याद करने के पॉइंट से बोल सकते हैं देयर आर 2 केसेस आर देयर, ए और बी। तो फर्स्ट केस में हमने क्या बात किया? तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 10 या सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर ने या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 10 में यदि उन्होंने एप्लीकेशन दी हो फॉर सीआईआरपी, तो इन्होंने क्या किया होगा? आरपी को प्रपोज किया होगा। जो आरपी प्रपोज किया जाएगा वही आईआरपी अपॉइंट होगा। मतलब आईआरपी कौन होगा? आईआरपी अपॉइंट करेगा कौन? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आईआरपी अपॉइंट करेगा कौन? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा? सेक्शन 7 में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 10 में जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने जो आरपी प्रपोज किया है, वही आरपी प्रपोज्ड आरपी विल अपॉइंट एज ए आईआरपी प्रोवाइडेड दैट उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट है। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? यदि ऑपरेशनल क्रेडिटर, कौन बेटा? यदि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने यदि कोई भी एप्लीकेशन फॉर सीआरपी दी है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जरूरी नहीं है कि वो आरपी को प्रपोज करे। 2 बातें, नेम प्रपोज्ड एज आईआरपी इन द एप्लीकेशन और नेम नॉट प्रपोज्ड एज आईआरपी इन द एप्लीकेशन। और यदि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी है, उसमें यदि आईआरपी प्रपोज्ड है, मतलब आरपी को प्रपोज किया है टू बी अपॉइंटेड एज आईआरपी, तो जो प्रपोज्ड आरपी है वही आरपी आईआरपी के रूप में काम करेगा। लेकिन यदि नेम प्रपोज नहीं है, नेम प्रपोज नहीं है, जब नेम प्रपोज नहीं है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलता है भैया ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कोई नेम प्रपोज किया नहीं, और मे वर्ड था, जरूरी नहीं कि वो प्रपोज करे। तो यदि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने यदि कोई नेम यदि प्रपोज नहीं किया, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला अपॉइंट कर दे। क्या अपॉइंट कर दे? प्रपोज ही नहीं है, कोई तो प्रपोज करो। सर कुछ बात समझ में आ रही है? यदि ऑपरेशनल क्रेडिटर यदि प्रपोज करता है, तो जो प्रपोज करता है उसको ही हम आईआरपी के रूप में अपॉइंट कर लेगा। लेकिन यदि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने यदि प्रपोज किया ही नहीं आरपी, तो देयर इज नो आरपी, तो कौन से पर्सन को हम ऐसे आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में अपॉइंट करोगे? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगा अपॉइंट तो करना पड़ेगा। कैसे अपॉइंट किया जाएगा? तो उसके लिए इन सबका बापू, किसका बापू? आईआरपीज, आरपीज। ये बेसिकली जो आईआरपी और आरपीज होते हैं, ये होते कौन है? आईपीज होते हैं। आईपीज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड विद द बापू। कौन है इसका बापू? आईबीबीआई, फुल फॉर्म आईबीबीआई, फुल फॉर्म इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया।
ओके तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द नेम ऑफ द आईआरपी विल मेक द रेफरेंसेस टू आईबीवीआई। तो ये रेफरेंसेस किसको देगा? आईबीवीआई को बोलेगा भैया रिकमेंड कर दो आईआरपी का नाम। देन आईबीवीआई क्या करेगा 10 डेज के अंदर, कितना पीरियड के अंदर? ये आईबीवीआई विद इन 10 डेज के अंदर रिकमेंड द नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेसर टू बी अपॉइंटेड एज आईआरपी। ये किसको बताएगा? टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट द आईआरपी। दिस इज द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। सेक्शन 16 राइट डाउन फर्स्ट। आईआरपी अपॉइंट हो गया है ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ऐसा हमने पढ़ा सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 अभी हमने पढ़ा। उसके बाद सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ये बताता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करती है। एप्लीकेशन एडमिट करते हुए हम बोलते हैं आईसीडी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। और जो अपनी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होगी, क्या जो अपनी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होगी उस दिन आईआरपी अपॉइंट हो जाएगा। और जिस दिन आईआरपी अपॉइंट हो गया, सर ये आईआरपी अपॉइंट क्यों हुआ है? कॉर्पोरेट डेटर को मैनेज करने के लिए, कॉर्पोरेट डेटर के अफेयर्स को देखने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कॉर्पोरेट डेटर के जो अफेयर्स है उन्हें मैनेज कौन करेगा? यदि आईआरपी करेगा, तो सर जो कॉर्पोरेट डेटर का जो टॉप मैनेजमेंट है उसका क्या होगा? गेट लॉस्ट। फुट कौन फुट? आईआरपी इन व्हेन कब आईसीडी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट आईआरपी अपॉइंटेड। तो जिस दिन आईआरपी अपॉइंट हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, तो आईआरपी अपॉइंट होते ही ये कॉर्पोरेट डेटर की सारी एसेट का टॉप मैनेजमेंट देखेगा, ये मैनेज करेगा, सारी प्रॉपर्टी वेस्ट करेगी टू द आईआरपी। तो नाउ जो कॉर्पोरेट डेटर का जो टॉप मैनेजमेंट होगा, जो भी बीओडी होंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे, उनके सारे पावर्स सस्पेंडेड। तो उनके पावर्स को यदि आप सस्पेंड कर दोगे तो सारे पावर्स किसके पास होंगे? आईआरपी के पास। मैंने ये नहीं बोला कंपनीज के एम्प्लॉइज को निकाल दो, मैंने ये नहीं बोला कंपनीज के वर्कर्स को निकाल दो, मैंने ये नहीं बोला एलएलपी के जो भी वर्कर्स हैं उनको निकाल दो। काम कौन करेगा? आईआरपी थोड़ी काम करेगा। जो भी वर्किंग होगी, जो भी ऑपरेशंस होंगे, वो तो एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ही करेंगे। जो टॉप मैनेजमेंट है वो सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि अब तक बीओडी सोचा करते थे, अब आईआरपी डायरेक्शन देगा। तो ओनली जो चेंजेस आएंगे वो बीओडी और पार्टनर्स में चेंजेस आएंगे। जो भी बीओडी और जो भी पार्टनर्स होंगे उनके पावर्स सस्पेंड हो जाएंगे, पावर्स आईआरपी के पास हो जाएंगे। पहले जो भी वर्कर्स, एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स होते थे वो बीओडी को रिपोर्ट करते थे, अब किसको रिपोर्ट करेंगे? आईआरपी को रिपोर्ट करेंगे। वेरी इजी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एक बार हम देख लेते हैं क्या है कंसेप्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आ रहा है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 कंसीक्वेंसेस, जो हमने 16(1) में पढ़ा उससे कनेक्टेड है। कंसीक्वेंसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। और कब हुआ आईआरपी अपॉइंट? आईसीडी। तो आईसीडी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, जिस दिन आईआरपी अपॉइंट हुआ, तो आईआरपी अपॉइंट होते ही फ्रॉम द डेट ऑफ आईआरपी अपॉइंटमेंट। तो जिस दिन आईआरपी का अपॉइंटमेंट होगा, तो मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेटर विल बी वेस्टेड इन द आईआरपी। तो सारे पावर्स यदि आईआरपी के पास गए, तो जो भी पावर्स बीओडी और पार्टनर्स के हुआ करते थे दैट विल बी सस्पेंडेड एंड नाउ एक्सरसाइज बाय आईआरपी। मैंने बोला बीओडी के पावर्स एंड पार्टनर्स के पावर्स सस्पेंड हुए, इसका मतलब वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज पे और ऑफिसर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओनली इतना चेंजेस आएगा कि पहले वो रिपोर्ट बीओडी को और पार्टनर्स को किया करते थे, अब वो रिपोर्टिंग किसको करेंगे? आईआरपी को करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे? आईआरपी को करेंगे। तो ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द कॉर्पोरेटर नाउ रिपोर्ट टू आईआरपी एंड प्रोवाइड access to all the documents and records of the cooperator as may be required by the IRP। क्योंकि नाउ ये जो IRP है, जितने भी कॉर्पोरेटर के जो भी अफेयर्स है उनको पूरा कौन देखेगा? IRP देखेगा। तो सिंपल सी बात है, जो ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज हैं वो IRP को रिपोर्ट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी IRP को, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएंगे, प्रोवाइड करेंगे, एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 4,
जो विप्रो है, कॉर्पोरेटर है, उसके जो भी अकाउंट्स को मेंटेन करने वाले जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कॉर्पोरेटर के, नाउ विल एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ IRPs इन रिलेशन टू सच अकाउंट्स। ऑब्वियसली सच अकाउंट्स मतलब कॉर्पोरेटर के जो भी अकाउंट्स के रिगार्डिंग जो भी IRP इंस्ट्रक्शन देगा, उस IRP के इंस्ट्रक्शंस के आधार पे ये FIs वर्क करेंगे एंड फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉर्पोरेटर अवेलेबल विद देम टू द IRP। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्पोरेटर है उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं जो उसके अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, वो FIs IRPs को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो भी उनके पास अवेलेबल है, एंड ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, दे विल एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ IRP। This is the section 17 subsection 1। जब IRP अपॉइंट होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, राइट डाउन फर्स्ट।